हेलो डियर स्टूडेंट, आज लेंस और लेंस से रिलेटेड पीवाईक्यूज को हमें डिटेल में डिस्कस करना है। तो लेंस के अलग अलग टाइप स्क्रीन पर दिए हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि रिफ्रैक्शन एट सिंगल कर्व्ड सरफेस हम देख ले, क्योंकि दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट वी हैव। तो चलिए वहां से शुरू कर देते हैं। हम इसको अलग अलग पार्ट्स में मैंने यहाँ पर दिखा दिया है। ठीक है, लेंस के लिए ये जरूरी है आर्टिकल रिफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल कर्व्ड सरफेस। अभी तक हमने रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस भी देखा है। चलिए इसको डिटेल में थोड़ा समझते हैं। क्या होगा, मेरे पास कोई एक मटेरियल है जिसको मैंने इस तरीके से ब्रेक कर दिया है। ठीक है, ये पूरी तरीके से अंदर तो मटेरियल है, ओके। और ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है दैट विल बी ट्रीटेड एज अ प्रिंसिपल एक्सिस। इसको प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मान लेते हैं। यहां पर ये जो इंटरसेक्ट हो रहा है उसको हम लोग फिलहाल के लिए पोल मान लेंगे। और यू शुड हाउ टू रिमेंबर द थिंग, इसके टाइप के क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो ऑल डिस्टेंसेस मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट बी। ओके, मैंने अभी इस डायग्राम में अंडरस्टैंड करने के लिए ऑब्जेक्ट को है जो लेफ्ट साइड में रख दिया है। ऑब्जेक्ट मेरा लेफ्ट साइड में। तो इससे एक चीज तो समझ में आ रही होगी बच्चों कि जो लाइट है दैट लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम दिस लेफ्ट साइड टूवर्ड राइट साइड। तो जो लाइट का डायरेक्शन होता है उस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव ट्रीट करते हैं। लाइट की जो डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ट्रीट करते हैं। तो इस पॉइंट से अगर बात करें तो लाइट का ये डायरेक्शन था, तो यस दिस डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव। तो ऑब्वियस है पोल से लेफ्ट साइड वाली डायरेक्शन विल बी टेकन एज नेगेटिव। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। तो पोल के लेफ्ट साइड में जो होगा वो निगेटिव साइन के साथ में डिस्टेंस हम लोग लेंगे और राइट साइड में पॉजिटिव साइन के साथ में। तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट है इससे एक रे हमने यहां पर ले लिया आफ्टर रिफ्रैक्शन, एक्सट्रीमली सॉरी, सो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये जो रे है आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल रीच टू दिस लोकेशन। यहां पर इमेज तैयार हो रहा और इमेज यहां पर देखिए, इमेज फॉर्म होने के लिए तो दो रेज तो एटलीस्ट चाहिए चाहिए। तो एक रे जो है बच्चों ये सीधा आने वाला है यहां पर। अच्छा, इसकी डिटेल अभी थ्योरी तो हमें नहीं पढ़ानी है, हमें इसका रिजल्ट जो है जो आपने इस ऑप्टिक्स के चैप्टर में पढ़ लिया होगा कि लाइक दिस इज वन ऑफ द एंगल, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फिर ये एंगल, इन सारों का इस्तेमाल करके हमें एक फॉर्मूला मिला होता है। क्योंकि यहाँ पर मैंने दो अलग अलग मीडियम दिखाए हैं, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 और दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2। तो इससे जो फॉर्मूला बन रहा है ये फॉर्मूला बहुत ही इजी, बहुत ही शॉर्ट और आसानी से ध्यान में रखने वाला है। लेकिन मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ज़्यादा फोकस किस चीज़ पर करूँगा वो भी देख लो। यहाँ पर ये म्यू2 डिवाइडेड बाई वी माइनस म्यू1 डिवाइडेड बाई यू। v जो होता है वो इमेज डिस्टेंस होता है, u जो होता है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा पाया गया है कि इमेज डिस्टेंस इज अननोन, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम v जो होगा वो v होगा अननोन। तो जो अननोन होता है उसका साइन नहीं रखना होता है। और फिर यहां पर म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइडेड बाय r, r इज फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब क्या, ये जो कर्वेचर मुझे दिख रहा है, तो अगर मुझे कंपास की हेल्प से ये कर्वेचर निकालना हो तो मुझे राइट साइड में सेंटर तैयार करना पड़ेगा। और राइट साइड में सेंटर तैयार करके फिर मैं कुछ इस तरीके से ये सर्कुलर पार्ट निकाल सकता हूँ। राइट, तो समझ में आ रही है बात। इसको अगर मुझे ये सर्कल फॉर्म कंप्लीट करवाना हो तो मुझे पता चलेगा कि दिस शुड बी सेंटर, और यहाँ से ये कर्वेचर तैयार कर सकता हूँ मैं। सो डेफिनेटली ये रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर होगा। चलिए इस पर सम्स करवा के लेते हैं और फिर समझते हैं कि क्या करना है। ठीक है, अभी यहां क्या क्या बताया गया है वो देख लो। एज पर द इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट यहां पर रख दिया है। ऑब्जेक्ट कहां रखा है वो भी समझ लीजिए।
ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन है, थोड़ा सा मैं इस पर भी अभी थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि देख लीजिए थोड़ा सा डिले हो जाएगा, लेकिन परफेक्टली आपके आंसर हमेशा इसके करेक्ट ही निकलने वाले हैं, कभी भी इसमें गलती नहीं मिलने वाली है, वो समझ लो। मैं कोशिश ये करता हूं कि पहले ये इंफॉर्मेशन रख दूं, मेरी कोशिश है कि पहले ये इंफॉर्मेशन के बारे में काम किया जाए। मैं इसको कह दूंगा ऑब्जेक्ट इंफॉर्मेशन, मैं इसको कह दूंगा ऑब्जेक्ट इंफॉर्मेशन। मेरे लिए ऑब्जेक्ट इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है मेरे लिए? ऑब्जेक्ट इंफॉर्मेशन है। जैसे ही ऑब्जेक्ट इंफॉर्मेशन में रख देता हूं, तो उसके बाद में फिर मुझे ये चीजें रखनी है। उसके अलावा समझ लो आप, यहां पर यू है और यहां पर म्यू1 है, तो जहां ऑब्जेक्ट होगा, जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट होगा, उसको आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 डिक्लेयर कर दो। जिसमें ऑब्जेक्ट होगा उसको आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 डिक्लेयर कर दो। एक बार आपने डिक्लेयर कर दिया तो उसके बाद में इमेज कहाँ पता नहीं है कि इमेज कहाँ तैयार होने वाली है, लेकिन जो मीडियम 1 मैंने ऑलरेडी ले लिया है, उसके अलावा जो सेकंड मीडियम है वो यहाँ पर रखना है, क्योंकि सिर्फ 2 ही मीडियम मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ। तो जिसमें ऑब्जेक्ट रखा है उसका मीडियम, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, पहले ये इंफॉर्मेशन हमको क्लियर करवानी है। चलिए एक क्वेश्चन में देखते हैं। तो यहाँ क्या क्या इंफॉर्मेशन दिख रही है? ऑब्जेक्ट पोल से लेफ्ट साइड में है, तो u की वैल्यू बच्चों आ जाएगी -30 सेंटीमीटर। ये कहाँ रखा है? तो जिस मीडियम में भी रखा है उसको मैं म्यू1 डिक्लेयर कर दूंगा, और उसके अलावा जो मीडियम है उसको मैं म्यू2 कह दूंगा। अभी मुझे ये चीज़ बहुत ही क्लियरली पता नहीं है कि ऑब्जेक्ट सही में ग्लास के अंदर तैयार होने वाला है या ग्लास के बाहर तैयार होने वाला है। तो मैं मेरे हिसाब से, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि जो मेरा फॉर्मूला है μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r, इसका इस्तेमाल करना है। लेकिन इसका इस्तेमाल करते समय मुझे पहले ये चीज़ रखनी है। तो ये चीज़ रखते समय क्या करना है? μ1 जिसमें ऑब्जेक्ट रखा गया, तो ऑब्जेक्ट रखा गया है एट 30, तो u इक्वल टू मुझे -30 यूज़ करना है। ठीक है, किस में रखा है? तो किस में रखा है? एयर में रखा है, तो 1। इसमें फिर ये माइनस साइन एज इट इज़ मैंने ला दिया, यहाँ से माइनस साइन एज इट इज़ ला दिया। अच्छा, इस मीडियम को छोड़कर जो मीडियम है वो कौन सा है? वो है म्यू2, जिसको उसको म्यू2 बोल दिया। वो कौन है बच्चों? तो वह 1.5। इंफॉर्मेशन मुझे इमेज की नहीं पता, तो मैं वैसे ही उसको भी रख दूंगा, इज इक्वल टू नाउ μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r। r कितना है? तो समझ लीजिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखिए इसका कर्वेचर लेना है तो सेंटर ये राइट में आ जाएगा, तो पोल के राइट साइड में सेंटर है, तो दैट शुड बी पॉजिटिव r। तो r की वैल्यू कितनी बताई गई है? इज इक्वल टू +10 सेंटीमीटर। तो प्लस हमें चूज करना होता है। इस क्वेश्चन में तो बहुत ही क्लियरली दे दिया है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में नहीं दिया होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं बच्चों। तो सॉल्व करते समय देख लीजिए क्या होगा। ये 1.5/v प्लस 1/30 इज इक्वल टू ये 0.5 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, 1.5 डिवाइडेड बाई v इज इक्वल टू ये आ गया 1/20 और ये -1/30 आ गया। चलिए आगे, 1.5/v इज इक्वल टू 1.5/30 माइनस 1/30। ऐसा एडजस्टमेंट हो सकता है क्या? हो सकता है ना। इसमें मल्टीप्लाई बाय 1.5 और इसको नीचे भी मल्टीप्लाई बाय 1.5 कर दो तो हो सकता है, पॉसिबल है। तो देखिए ये आ गया 0.5 डिवाइडेड बाय कितना? 30, राइट है ना। तो 1.5 डिवाइडेड बाई v, सो v की वैल्यू आ गई 1.5 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 0.5। तो कितना आया? तो 0.5 ये 3, तो 90 सेंटीमीटर आ चुका है। तो v इज इक्वल टू 90 मतलब +90 सेंटीमीटर आ चुका है। तो +90 सेंटीमीटर का मीनिंग हो गया बच्चों
इस राइट साइड में इसको मिलना चाहिए। प्लस 90 है मतलब पोल से राइट साइड में 90 सेंटीमीटर पर आना चाहिए। ठीक है, इसको एक बार क्रॉस चेक करवा लेते हैं। हाँ, क्या करवा दिया मैंने, 9 सेंटीमीटर इनसाइड ग्लास। कहाँ कैलकुलेशन में गड़बड़ हो चुका है? जी, एक मिनट। हाँ बच्चों, यहाँ क्या कैलकुलेशन में गड़बड़ हो चुका है? सही तो लग रहा है मुझे। अच्छा, +1/30 -1/30 1.5 30। ये तो सही है, ऐसा मुझे लग रहा है। सही है, सही मुझे लग रहा है। हम्म 90 सेंटीमीटर ही होना चाहिए शायद। वहाँ पर क्रॉस वेरीफाई करने के लिए मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि तो यहाँ शायद मैंने गलत कुछ करवा दिया है। राइट, 0.51/30। ये क्या हुआ, कैलकुलेशन कराते समय यहाँ पर ये 900 था, 90 होना चाहिए। चलो ठीक है, हम लोगों का सही है, हम लोगों का कैलकुलेशन सही है। ओके, चलिए आगे के क्वेश्चन पर जाते हैं। आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर कर्वेचर को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया इन लोगों ने, कर्वेचर को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। तो कर्वेचर को कुछ इस तरीके से मॉडिफाई कर दिया। तो मैंने आपको जैसे बताया है, पहले मुझे इमेज की, ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन रखनी है, उसके बाद में इमेज की इंफॉर्मेशन पर जाना है। राइट, तो पहले ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन। तो ऑब्जेक्ट जिस कोई भी मीडियम में रखा हो, ऑब्जेक्ट जो है जिस मीडियम में रखा हो, मैं उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 बोल दूंगा, यहाँ पर 1 है। इसको छोड़ के जो मीडियम है उसको मैं μ2 बोल दूंगा, दैट इज इक्वल टू 1.5 राइट नाउ फॉर दिस केस। ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में रखा हो उसको मैं μ1 डिक्लेयर कर देता हूं, और ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में है उसको μ1, और उसको छोड़ के जो सराउंडिंग का मीडियम है, जो ग्लास मटेरियल दिया हो या जो कोई मटेरियल दिया हो, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर 1.5 मैंने ले लिया। तो फॉर्मूला वही है, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r। ठीक है, तो μ1 कितना, पहले मुझे क्या रखना है, पहले मुझे ये इंफॉर्मेशन रखना है, ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन रखना है। तो ऑब्जेक्ट देख लीजिए कहाँ पर है, तो ऑब्जेक्ट पोल से लेफ्ट साइड में, तो u इक्वल टू आ जाएगा -5 सेंटीमीटर। तो -5 सेंटीमीटर किस मीडियम में रखा है, 1 में रखा है। इसको छोड़कर जो दूसरा मीडियम है वो तो 1.5 है, तो 1.5 डिवाइडेड बाई v। हमें इमेज की इंफॉर्मेशन पता नहीं है, इसीलिए किसी भी हालत में उसके लिए साइन इस्तेमाल नहीं करना होगा। इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r। अच्छा, r के लिए समझ लो, यहाँ पर r के लिए समझ लो, क्योंकि ये कर्वेचर ऐसा है तो इसका सेंटर इस साइड में होना चाहिए। तो पोल से इस लेफ्ट साइड में मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर भले ही बताया है 10, लेकिन इस्तेमाल करते समय मुझे पता है ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, और इसके लेफ्ट साइड में मुझे आना पड़ेगा। राइट, यहाँ पर सेंटर है, तो r की वैल्यू मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ -10। ओके, फिर सॉल्व करते हैं। 1.5/v प्लस 1/5 इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाय दैट -10। तो बच्चों ये आ गया -1/20,
और ये 1.5 बाई वी, 1/5 को इस साइड में ला दूँ तो -1/5 आ गया, -1/20 -4/20, तो माइनस दिस इज 5/20, 1.5 बाई वी, राइट। तो v की वैल्यू अगर बात करें -1/4, 1.5 बाई वी, तो v इज इक्वल टू आ गया -6 सेंटीमीटर। -6 सेंटीमीटर का मतलब ये हो चुका है, -6 सेंटीमीटर का मतलब ये हो चुका है कि इमेज पोल से लेफ्ट साइड में 6 सेंटीमीटर पर, मतलब यहां पर इमेज कहीं फॉर्म हो रही है। सो इमेज इज ऑन द सेम साइड, इमेज इज ऑन द सेम साइड एज ऑब्जेक्ट इज। तो ऐसे जरूरी नहीं है कि इमेज हर वक्त दूसरे मीडियम में तैयार हो, इमेज यहाँ पर उसी मीडियम में तैयार हो चुकी है। तो हमने पूर्ण विश्वास के साथ में इस फॉर्मूले को किस तरीके से इस्तेमाल किया है उस पर ही डिपेंड है कि हमारा आंसर कैसे मिलने वाला। तो परफेक्टली आई हैव गॉट हियर -6। तो -6 एक बार क्रॉस वेरीफाई कर देते हैं बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है, राइट। -6 सेंटीमीटर है ना, इमेज इज ऑन द सेम साइड और वर्चुअल इमेज फॉर्म हो चुकी है, राइट, गुड। तो आगे के पॉइंट पर जाते हैं। yes. रिफ्रैक्शन थ्रू थीन लेंसेस। तो लेंसेस के टाइप और उसके कर्वेचर को देखिए, बहुत ही इजी टाइप के सवाल होते हैं, लेकिन मैंने देखा है बच्चे कई बार ना इसके साइन, रेडियस ऑफ कर्वेचर के जो साइन होते हैं प्लस और माइनस, उस पर गड़बड़ कर देते हैं। तो मैं थोड़ा स्लोली ही लेने वाला हूँ, उसको थोड़ा समझ लो अच्छे तरीके से। लेंसेस के जो अलग अलग टाइप मैंने यहाँ पर दिखाया है बच्चों, तो आपको करना क्या है समझ लो। जैसे कि रेडियस ये R1 दिखा रहा हूँ, ये कर्वेचर है, ये बाय कॉन्वेक्स लेंस है, तो मतलब ये जो इसका कर्वेचर है इसका सेंटर राइट में होगा। देख लीजिए वापस से, ये जो कर्वेचर दिख रहा है इसका सेंटर राइट में होगा। तो जो ऑप्टिकल पोल है, मान लीजिए इसको, ये थीन लेंसेस है, ये थीन लेंसेस है, तो ये ऑप्टिकल पोल है मान के चलिए, ऑप्टिकल सेंटर है, तो इससे मुझे राइट में जाना पड़ेगा सेंटर के लिए। तो R1 शुड बी पॉजिटिव, R1 शुड बी पॉजिटिव, R1 शुड बी पॉजिटिव। और देख लीजिए R2 के लिए मुझे सेंटर यहाँ ढूंढना पड़ेगा, तो इसका R2 जो है बच्चों ये लेफ्ट साइड में सेंटर आ गया, तो R2 शुड बी निगेटिव। तो जब मैं वैल्यूज इस्तेमाल करूंगा तो R1 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव और R2 की वैल्यू होगी निगेटिव। यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हो आप, ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड यहाँ पर इस्तेमाल करो। स्क्रीन पर जो डायग्राम दिख रही है तो उसको थोड़ा समझ लो कि जैसे मैं अगर रख दूँ स्क्रीन पर, तो R1 देख लीजिए, R1, तो R1 का सेंटर मुझे इस साइड में दिख रहा है ना, R1 का सेंटर मुझे राइट में दिख रहा है, समझ में आ रहा है, ये कर्वेचर दिख रहा है मुझे। R1 और R2 आप स्क्रीन पर रख दो तो R1 पे मेरा लेफ्ट हैंड जो दिख रहा है वो आएगा और R2 पे मेरा राइट हैंड आ जाएगा। तो R1 जो है कर्वेचर जो दिख रहा है, बस R1 का कर्वेचर, तो ये राइट में जा रहा है तो पॉजिटिव, और ये इसका सेंटर लेफ्ट में जा रहा है तो निगेटिव। ठीक है, एक बार कोशिश करके देख लो, एक बार कोशिश करके देख लो, इस तरीके से रखना है। यस, तो ये हैंड है, यस, आपके अगर इसका सेंटर देख लीजिए राइट में आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, फिर ये दूसरा सरफेस जो है इसका सेंटर जो है ये लेफ्ट में आ रहा है तो निगेटिव आ जाएगा। तो इसको कैसे इस्तेमाल करना है यहां पर वापस से देख लो, यहां पर समझ लो। यहां पर ये सरफेस 1 है और ये सरफेस 2 है, तो सरफेस 1 और सरफेस 2 कुछ इस तरीके से है, राइट, या कुछ इस तरीके से है, जैसे भी होगा ऐसा इस तरीके से। तो जो सरफेस का सेंटर जिसका राइट में है वो पॉजिटिव, सेंटर जिसका लेफ्ट में है निगेटिव। ये शॉर्टेस्ट वे है समझने के लिए। तो मैं यहां पर दिखा देता हूं, यहां पर दिखा देता हूं, जैसे इसका सेंटर है तो यहां पर लेफ्ट में आ जाएगा, इसका सेंटर जो है लेफ्ट में आ जाएगा तो निगेटिव R1 आ जाएगा, और इसका सेंटर है जो राइट में आ जाएगा तो ये पॉजिटिव R2 आ जाएगा। ठीक है, जो सरफेस प्लेन होता है, जो सरफेस प्लेन होता है तो प्लेन का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है इन्फिनिटी, प्लेन का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है इन्फिनिटी, प्लेन का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है इन्फिनिटी।
ये लेंस के अलग अलग टाइप है, मैं जैसे क्वेश्चन आएगा आपको वापस से एक बार इसको क्लियर करवा दूंगा। चलिए, लेंस मेकर्स इक्वेशन, यस ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यही इंपॉर्टेंट है। और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, हमें हालांकि यहाँ पर 1/f इज इक्वल टू ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, यहाँ पर ये लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u का भी इस्तेमाल करना है। सो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, या फिर 1/f इज इक्वल टू, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, कई बार 1/f इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2 का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कर रहा है। मैं यहाँ पर बताऊँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। उसके अलावा देख लीजिए, ये सरफेस हमेशा 1 होगा और ये सरफेस हमेशा 2 होगा। वापस से देख लीजिए, अगर आप ये लेफ्ट हैंड रख देते हो यहाँ पर लेफ्ट हैंड, तो आपका कर्वेचर है, तो कर्वेचर आपके राइट में आ जाएगा, सेंटर राइट में आ जाएगा तो पॉजिटिव। इस पर आप राइट हैंड पाम रख देते हो तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट में आ जाएगा, वो निगेटिव। चलिए, डोंट यूज द साइन फॉर अननोन, आफ्टर सॉल्विंग द साइन ऑफ अननोन में भी पॉजिटिव और निगेटिव, इससे हमें डिसीजन लेना है। चलिए ट्राई करते हैं यहाँ पर। द फोकल लेंथ ऑफ बाइकॉन्वेक्स लेंस इन एयर इफ रेडिया ऑफ कर्वेचर आर 60 एंड 15। बाइकॉन्वेक्स लेंस का मतलब यही होता है, जो लेंस यहाँ पर बन रहा है, तो ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 आप ही बताइए पॉजिटिव या निगेटिव। तो R1 पर अगर मैं ये लेफ्ट हैंड रख देता हूँ तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मेरे राइट में जा रहा है, तो यस पॉजिटिव 60। और S2 को अगर मैं कर्वेचर रख देता हूँ, तो S2 का कर्वेचर अगर रख देता हो इस तरीके से, अगर मैं मेरा राइट हैंड पाम रख देता हो तो सेंटर कुछ इस साइड में आ जाएगा, है ना। तो किस साइड में, लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो यस लेफ्ट साइड में आ गया। तो R2 इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। फिर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया गया है एंड इट इज़ इन अ एयर, तो एयर है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अगर बात करें तो 1.5 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग अगर बात करें तो यहाँ पर 1 इस्तेमाल करना है। तो बच्चों जो फॉर्मूला है हमारे पास में, चलिए फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग -1 1/r1 माइनस 1/r2, तो इज इक्वल टू कितना आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस देख लीजिए 1.5 है, सराउंडिंग तो एयर है तो कोई लेने की दिक्कत नहीं है, -1 1 बाय यहाँ पर 60 -1 बाय -15, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर आ गया 1/60 प्लस ये 1/15, 0.5 इंटू 1/60 प्लस 4/60, तो 0.5 इंटू 5/60 आ गया, तो ये आ गया यहाँ पर डिवाइडेड बाय 12, और 0.5 डिवाइड बाय 12 मतलब 1/24, तो F की वैल्यू आ गई है +24 सेंटीमीटर, ठीक है, +24 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर देखिए, फोकल लेंथ पूछा गया है तो फोकल लेंथ मुझे मिल गया है +24 सेंटीमीटर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा यहाँ पर सॉल्व करके दिया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा देता हूँ आपको। तो यहाँ देख लीजिए बच्चों, ये एक डायग्राम है जिसमें अगर आप बात करो, अगर आप लेफ्ट हैंड रख दो यहाँ पर तो सेंटर राइट में आ रहा है, तो ये भी पॉजिटिव आने वाला है। और दूसरे कर्वेचर में अगर आप फिर वापस से आपका लेफ्ट हैंड पाम रख दो तो सेंटर वापस से राइट में आने वाला है, तो +60 +30 आने वाला है। मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो आप अगर फॉर्मूले में वैल्यूज रखना शुरू कर देते हो, देखिए R1 भी पॉजिटिव R2 भी पॉजिटिव आ गया। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस बाय सराउंडिंग -1 1/r1 माइनस 1/r2, तो लेंस है 1.5, क्योंकि सराउंडिंग एयर है तो यहाँ पर डिवाइड बाय 1 दिखाओ या ना दिखाओ कोई दिक्कत नहीं, 1/30, ठीक है, माइनस 1 बाय यहाँ पर 60 आ गया, एक्सक्यूज मी
सो 0.5 यहाँ पर देख लीजिए, डिनोमिनेटर सेम करवाना है तो 2/60 आ गया, ये -1/60 एज इट इज, सॉल्व करने के बाद में +120। तो इस तरीके से इसकी भी फोकल लेंथ हमें मिल चुकी है। चलिए आगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसके आगे हमें डिस्कस करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों, इसको अच्छे से ध्यान से आपको समझना है। ये कुछ कंडीशंस मैं आपके सामने ले रहा हूं। यहां पर क्या बताया गया है, सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। मैं एक एग्जांपल के तौर पर यहां पर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस को लिया है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस को, मतलब R1 इक्वल टू प्लस आर दिया है, और ये जो कर्वेचर इसके लिए R2 इक्वल टू दैट माइनस आर मैंने इस्तेमाल किया। और हम लोग नंबर सिस्टम अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर से R इक्वल टू ले लिया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी क्या होगा, 1/f, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सराउंडिंग एयर है, तो एयर होने की वजह से सराउंडिंग का कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ये 1/r -1 क्योंकि 1/r1 और -1/r2, R2 की वैल्यू -r है तो वो रख दिया। तो फॉर्मूला मेरे पास आ गया μ-1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय ये फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ, अगर पावर पूछा जाए तो पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है, दैट फोकल लेंथ मस्ट बी इन अ मीटर, मीटर में होना चाहिए, बस इतना ही। चलिए ठीक है, तो F कैन बी इक्वल टू, तो F कैन बी इक्वल टू R बाय ट्वाइस μ-1। मैं बिल्कुल आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ऐसे कोई लर्न करके रखो, मेरे लिए तो इंपॉर्टेंट यह है कि आप फॉर्मूला ध्यान में रखो और इसमें नंबर रख दो, क्योंकि इसमें गलती की गुंजाइश हो सकती है, वैसा नहीं करना है। फिर देख लीजिए बच्चों क्या होगा, सेकंड केस, अगर लेंस और सराउंडिंग इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो सेम हो, लेंस और सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो, तो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, मान लीजिए दोनों का वैल्यू म्यू है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग लेंस डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग -1, और यहाँ पर 1/r -1/-r, तो ये 2/r होने ही वाला है ना, हम लोगों ने यहाँ पर जैसे किया था, तो ये तो क्वांटिटी वैसे ही आने वाली है, तो वो आ गई है। लेकिन बच्चों ये तो 1 - 1 हो गया अंदर, मल्टीप्लाई बाय 2/r, तो ये वैल्यू हो गया 0। तो 1/f इक्वल टू 0 का मीनिंग हो गया f इक्वल टू 1/0, दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो अगर इन्फिनिटी हो गया, इसका मीनिंग क्या हो गया समझ लो, ये ग्लास या ये लेंस मैंने लिया है और इसका जो सराउंडिंग है, इन दोनों का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैच करता है तो लेंस विल बिहेव एज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, पूरी तरीके से ये ट्रांसपेरेंट की तरह काम करने वाला है, पूरी तरीके से ये ट्रांसपेरेंट की तरह काम करने वाला है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, चलिए देख लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर, तो अगर मैं कोई भी लेंस ले लूँ तो उसका बिहेवियर कुछ इस तरीके से मॉडिफाई हो जाएगा कि दैट विल एक्ट एज इफ अ ट्रांसपेरेंट ग्लास इज देयर। ठीक है, और ये पहला एग्जाम्पल था, तो इसमें जैसे मैंने R इक्वल टू +20 ले लिया, तो मान के चलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मान के चलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज 1.5, तो फोकल लेंथ की वैल्यू मुझे इस एग्जाम्पल में मिल जाती थी, R की वैल्यू मैंने 20 लिया है, तो 20 डिवाइडेड बाई ट्वाइस, दिस इज 1.5 -1, तो 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.5, तो 20 डिवाइडेड बाई 1 मतलब 20 सेंटीमीटर, मुझे फोकल लेंथ 20 मिल चुका है। सेकंड केस में तो कोई सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। थर्ड केस में, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, ऐसे मान के चलते हैं कि जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस 1.5 था और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मान लीजिए 2 है, कोई एक लिक्विड है जो कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो 1/f इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग -1, और यहाँ पर यह आपको 2/r सॉल्व करके मिलने ही वाला था, इज इक्वल टू 1.5 - 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू दैट 2/r। ठीक है, तो ये 2 तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पर -0.5 ये डिवाइडेड बाय r मिल चुका है, तो दैट इज -1/2r हो सकता है 1/f, तो f की वैल्यू मिल चुकी है -2r, दैट इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर। तो इससे क्या पता चल रहा है कि देखिए ना, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है इसका फोकल लेंथ यूजुअली पॉजिटिव होता है और कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव होता है। तो यहाँ क्या होगा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज लेस देन सराउंडिंग, तो यहाँ मैंने दो डायग्राम दिए बच्चों,
इसमें देख लीजिए क्या होगा, भले ही लेंस कॉन्वेक्स है लेकिन इसका जो बिहेवियर है ये कॉनकेव लेंस की तरह काम कर रहा है। तो सराउंडिंग क्या करा देता है, पूरा लेंस का जो नेचर है पूरा खराब कर देता है। लेंस का नेचर खराब कर देता है मतलब लेंस कॉन्वेक्स है लेकिन काम कर रहा है, कॉन्वेक्स है लेकिन कॉनकेव की तरह काम कर रहा है। तो जो पैरेलल रेज है जो हमें एक्सपेक्टेड था कि दैट विल कॉन्वर्ज, लेकिन कॉन्वर्ज नहीं हो रहा है, यहाँ पर डाइवर्ज हो रहा है। और कॉनकेव लेंस के बारे में बात करें तो द रेज विच आर कमिंग पैरेलल, हमको एक्सपेक्टेड था कि कुछ इस तरीके से रेज जाए लेकिन द बिहेवियर इज एंटायरली डिफरेंट। तो यहाँ पर थर्ड केस है, जो सराउंडिंग अगर लिक्विड का, सराउंडिंग जो लिक्विड हम लोगों ने लिया है अगर लेंस से ज़्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो बिहेवियर चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं जो एंट्रेंस के हिसाब से है। तो 112 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए क्या बताया है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.8 इज 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हर एक का 20 है, मतलब R1 इज इक्वल टू +20 और R2 इज इक्वल टू -20, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस बताया गया। द लेंस इज नाउ इमर्स्ड इन अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। रेशियो ऑफ पावर ऑफ लेंस इन एयर टू पावर ऑफ लेंस इन लिक्विड विल बी। चलिए, तो पहले जब एयर में था तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.8 और एयर था तो नीचे 1 -1। यहाँ पर देख लीजिए 1/r -1/-r, बस एक ही बार मैं सॉल्व करा के दे देता हूँ। तो बच्चों ये ऊपर आ गया 0.8 इंटू दिस वैल्यू इज 2/r, ये 1/f इन एयर, बस इतना ही लिख देता हूँ। इसको पावर इन एयर, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज अ पावर, तो इसका फॉर्मूला जो है बच्चों 1.6/r ऐसे लिख देता हूँ। फिर लिक्विड में जब इंसर्ट करते हैं तो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन लिक्विड इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। सराउंडिंग कितना है, तो सराउंडिंग है 1.5 इमर्स्ड इन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहाँ पर 1.5 -1 इंटू, तो बच्चों ये अगर राइट साइड में सॉल्व कर दूँ इसी तरीके से तो मुझे पता है 2/r ही मिलने वाला है, तो 2/r लिख देता हूँ मैं डायरेक्टली यहाँ पर 2/r। तो ये आ गया 1.8 - 1.5 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय r इज 20। तो पावर इन अ लिक्विड which is reciprocal of focal length is 0.3 divided by 1.5 into this is now 1/10, 1/5 multiply by 1/10। तो हाँ, r की वैल्यू तो मैंने वैसा ही रख दिया था, तो मैं दिक्कत नहीं है कोई, मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, मैं इसको ऐसे कर दूंगा। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर r ऐसे के ऐसे, ठीक है, तो 2/r लिख दूंगा, तो यह आ गया 2/5r पावर ऑफ लेंस। तो रेशो पूछा गया है पावर ऑफ लिक्विड, पावर इन अ लिक्विड, पावर इन अ लिक्विड डिवाइडेड बाय पावर इन अ एयर। तो लिक्विड के मुझे 2/5r मिल रहा है और एयर के लिए 1.6 डिवाइडेड बाय r मिल चुका है, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये 1/4 मिल चुका है, 1/4 मिल चुका है। The ratio of power of lens in air to its power in liquid। अच्छा, पावर इन एयर टू पावर इन लिक्विड पूछा गया है तो ये 4:1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी बनने वाली है, ये 4 बनने वाली है, 112। यस, तो 4 आंसर मिल चुका है। ठीक है, तो इजी है क्वेश्चन, सॉल्व करना बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट पर हम लोग जाते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कॉन्वर्जिंग लेंस इज 1.4। कॉन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज 1.4, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज 1.4 एंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इफ इट इज प्लेस्ड इन मीडियम ऑफ सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग अगर बात करें तो दैट इज ऑल्सो 1.4। तो अभी तो हमने पढ़ लिए कि इसमें क्या पूछा गया है,
फोकल लेंथ, तो अभी हमें फोकल लेंथ 1/f=0, तो f=1/0, दैट इज इन्फिनिटी मिल चुका है। अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है, यहाँ पर हम लोगों ने बात किया है, यहाँ पर हम लोगों ने बात किया है ना, यहाँ पर हम लोगों ने बात किया है कि अगर लेंस और सराउंडिंग दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो तो इट एक्ट्स एज अ ट्रांसपेरेंट। तो जो रे पैरेलल आ रही है दैट विल मूव एज इट इज पैरेलल, तो यहाँ पर f विल बी इन्फिनिटी। तो इसका ऑप्शन डी होना चाहिए, 81, यस, डी ऑप्शन इसका होना चाहिए, राइट। चलिए अगली टर्म पर जाते हैं। यस, ये कुछ मैग्निफिकेशन से रिलेटेड टर्म है, डायरेक्टली यहाँ पर आपको लेना है। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन जो कि हम लोग लेंस में इस्तेमाल करते हैं, कि मान लीजिए मेरे पास ये लेंस है, ठीक है, तो इस लेंस को मैंने यहाँ पर ले लिया, तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहीं पर है, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u, और मान लीजिए इमेज यहाँ पर कहीं तैयार हो रही है, ये इमेज डिस्टेंस है v, ये अजम्पशन के लिए, दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज हाइट ऑफ इमेज। तो मैग्निफिकेशन बताया जाता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर v/u। आपने मिरर में पढ़ा है मैग्निफिकेशन वाज हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। यहाँ पर बच्चों ये माइनस v/u था, लेकिन लेंस में हमें लेना है v/u, लेंस में हमें लेना है v/u। और यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, ये समझ लो, f/f+u आ गया और f-v डिवाइडेड बाय f। तो ये फार्मूला तो मिरर पे भी आपको मिला है, सिर्फ यहाँ पर f/f-u आता था, उसकी जगह पर f+u आ चुका है। फार्मूला में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, 1/f=1/v-1/u, ये लेंस से रिलेटेड फार्मूला है, और मिरर में यही फार्मूला 1/f=1/v+1/u था। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है दोनों के फार्मूला में, इसलिए थोड़ा यहाँ पर अलग से वैल्यू आ गई है, तो ध्यान में रखना ये शॉर्टकट फार्मूला है। फिर लॉन्जिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, लॉन्जिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन का मीनिंग क्या हो रहा है कि अगर मैं इसी तरीके से लेंस ले लूं और ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज मैं इमेजिन करके चल रहा हूं कि इसका ये इमेज तैयार हो गया। तो ऑप्टिकल सेंटर से ये देखिए, ये डिस्टेंस को मैं u1 मान के चलता हूँ, ये डिस्टेंस को मैं u2 मान के चलता हूँ, तो इसका इमेज अगर फॉर्म हो गया तो चलिए, ये अगर v1 है तो ये v2 है ना, इस तरीके से। तो v2 माइनस v1 मतलब इमेज का लेंथ आ गया, और u2 माइनस u1 मतलब ऑब्जेक्ट का लेंथ आ गया। तो इसमें अगर ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो तो ही ये इस्तेमाल करना है, ऑब्जेक्ट अगर छोटा है तो इसके हिसाब से बात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या देख लीजिए, फॉर्मूला तो देख लीजिए, v2 माइनस वी वन बाई u2 माइनस u1, ये आ गया। लेकिन स्मॉल ऑब्जेक्ट अगर है तो इसी को dv रखना है और इसको du रख देना है। अच्छा, v/u का स्क्वायर कैसे आ चुका है वो भी समझ लो। फॉर्मूला हमारा होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, क्योंकि फोकल लेंथ तो फिक्स है। इसको डिफ्रेंशिएट कर देते तो माइनस dv/v², और यहाँ पर ये माइनस साइन एज इट इज़, और माइनस du/u² इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो माइनस dv/v², ये माइनस माइनस प्लस और उस साइड में गया तो वापस से इज इक्वल टू माइनस du/u²। आपको इस समय में ये सारे वैल्यूज़ के लिए ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन माइनस माइनस चला गया तो dv/du इज इक्वल टू v/u ब्रैकेट का स्क्वायर। लेकिन ऑलरेडी आपको पता है कि v/u का मीनिंग लीनियर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन हो जाता है, तो इसी को आप लिख सकते हो फॉर लॉन्जिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, है ना, इज इक्वल टू dv/du इज इक्वल टू v/u², या फिर स्मॉल m का स्क्वायर, है ना। एरियल मैग्निफिकेशन क्या होता है, एरियल मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो कई बार ऐसे हो सकता है कि मान लीजिए वापस से लेंस है और मैंने यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रख दिया है, तो इसका जो एरिया मुझे मिलने वाला है, दिस इज एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दिस इज एरिया ऑफ इमेज। तो मैग्निफिकेशन कितना होने वाला है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एरिया ऑफ इमेज डिवाइड बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। तो होगा क्या, देख लीजिए, ये लेंथ है, ये m टाइम्स बढ़ जाती है, और अगर ये ब्रेड्थ है तो ये भी m टाइम्स ही बढ़ जाती है।
है ना, मैग्नीफिकेशन इसी तरीके से होता है। तो मैग्नीफिकेशन बढ़ गया, तो अगर इसका एरिया a मल्टीप्लाई बाय b है, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, तो एरिया ऑफ इमेज m स्क्वायर l इंटू बी हो जाएगा। तो एरिया ऑफ इमेज इज m स्क्वायर टाइम्स एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो एरिया ऑफ इमेज डिवाइड बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट m स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको सीधे सीधे आपको ध्यान में रखना होगा। तो एरिया ऑफ इमेज बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू m स्क्वायर, राइट, जो आपको ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन मिल रहा है, बस वही। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको समझ में लेना है। और इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस मिरर के बारे में बात करते समय मैग्निफिकेशन को मैंने आपको दिया है। तो मैं वापस से एक बार रिवाइज कर देता हूँ बच्चों। m की जो वैल्यू है ये प्लस और माइनस और नंबर आने वाला है। ये मैग्निफिकेशन जो होगा प्लस माइनस और नंबर आने वाला है। जब प्लस आएगा इसका मतलब जो इमेज तैयार होने वाली है वर्चुअल और इरेक्ट तैयार होने वाली है। माइनस जब नंबर आता है मतलब रियल इमेज तैयार हो रही है और इन्वर्टेड इमेज तैयार हो रही है। नंबर में इसके 3 टाइप आने वाले हैं। नंबर इक्वल टू अगर 1 आता है तो हम बोल देंगे सेम साइज आने वाला है, और नंबर लेस देन 1 आता है तो इसको हम लोग बोल देते हैं डिमिनिश्ड, और नंबर ग्रेटर देन 1 आता है तो इसको कह देते हैं हम लोग मैग्नीफाइड। तो ये 3 चीजें हैं, इक्वल टू 1, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1। तो सेम साइज, डिमिनिश्ड और फिर मैग्नीफाइड, ऐसे 3 चीजों पर हमें यहाँ पर काम करना होता है। तो हमें देख लीजिए ये सिस्टम को ध्यान में रखना है। द सिस्टम, सेम सिस्टम हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। कहाँ पर? तो हम लोगों ने पढ़ लिया है इसको किस में, मिरर में पढ़ लिया है। और सेम सिस्टम अभी हमें कहाँ काम करनी है, सेम सिस्टम को काम करवाना है कहाँ पर, लेंस में। तो चलिए देखते हैं एक एक चीज पर। जैसे कि फिजिकली रेज यहाँ पर पहुँच रही है, फिजिकली रेज यहाँ पर पहुँच रही है। अगर फिजिकली रेज यहाँ पर पहुँच रही है तो रियल इमेज तैयार हो रही है, राइट। रियल इमेज, इन्वर्टेड तो बहुत छोटा ऑब्जेक्ट इमेज होती है इसके, तो इसको इन्वर्टेड थोड़ा डाउटफुल लगता है, लेकिन इन्वर्टेड कोई दिक्कत नहीं। वेरी वेरी स्मॉल साइज। मैग्निफिकेशन अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 0 के करीब आने वाला है, बहुत ही कम मैग्निफिकेशन आता है। हाईली डिमिनिश्ड हम लोग इसको बोल देते हैं, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटी, हाईली डिमिनिश्ड आता है, राइट। चलिए नेक्स्ट केस पर काम करते हैं। सेकंड केस, अच्छा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, समझ लो। ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, तो इसकी जो इमेज है बिटवीन f एंड 2f मिलने वाली और छोटी मिलने वाली है। रियल है क्या? तो हाँ रियल है। तो m की वैल्यू देखिए, रियल तो माइनस साइन में डाल दूंगा, रियल इन्वर्टेड माइनस साइन डाल दूंगा। और जो नंबर मिलने वाला है, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज के बारे में बात करें तो मैग्निफिकेशन हमने डिफाइन किया था हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा भी, अगर थोड़ा सा कॉमन अगर हम लोग यूज़ कर ले, कॉमन चीज़ अगर अंडरस्टैंड कर ले, तो देखिए ना, हाइट ऑफ इमेज इज़ वेरी स्मॉल, तो नंबर मस्ट बी लेस देन 1 आने वाला है। एज एन एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं, चलिए 0.4 आ चुका है, या फिर m इक्वल टू -1/5 ले लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, या फिर एग्जाम्पल -1/5 ले लेता हूँ, है ना। तो -1/5 मतलब कितना आ गया, 0.2 आ गया। तो ये कुछ नंबर है, जैसे ये हो गया, या m इक्वल टू -2/3 लिख दिया मैंने। तो मुझे ये चीज़ समझ में आएगी, इस नंबर से मुझे क्या चीज़ समझ में आएगी, समझ लो। माइनस का मीनिंग रियल और इन्वर्टेड इमेज तैयार हो रही है, और ये 1/5 और 2/3.4, सो स्मॉल वैल्यू हो रही है। मतलब तो इस लेंस का मैं नेचर भी बता सकता हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f एंड इमेज इज बिटवीन f एंड 2f। तो ये सिंप्लीफाई इससे ही हम कर सकते हैं। तो पहले सारी डायग्राम्स देख लेंगे एक बार, फिर वापस आते हैं। तो देख लीजिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f, इमेज इज ऑल्सो एट 2f। तो पहले आपने अगर नोट डाउन किया होगा कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तो उसका बहुत ही छोटा सा इमेज तैयार हुआ। फिर आपने देखा कि बियॉन्ड 2f जब था तो इमेज थोड़ा सा बढ़ गया बिटवीन 2f एंड f।
लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट 2f पर आता है इमेज भी 2f पर आ गई है, सेम साइज मिल चुकी है, सेम साइज मिल चुकी है। तो मैग्निफिकेशन देखिए रियल इन्वर्टेड है माइनस साइन, और अब सेम साइज है तो 1, ठीक है, सेम साइज है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। जैसे ही ऑब्जेक्ट आपका 2f और f के बीच में आता है तो पहली बार ऐसा हुआ होगा जब इमेज आपको मैग्नीफाइड मिली और इट इज़ बियॉन्ड 2f आ गया, लार्ज इन साइज आ गया। तो मैग्नीफिकेशन कितना, तो आपको मैग्नीफिकेशन मिल रहा है यहाँ पर माइनस, क्योंकि जो इमेज मिल चुकी है वो रियल मिल चुकी है, क्योंकि फिजिकली रेज आर रीचिंग टू दैट लोकेशन, रियल मिल चुकी है। और इन्वर्टेड है क्या, हाँ इन्वर्टेड है, तो माइनस साइन डिकोड करते हुए माइनस साइन तो करेक्ट दिया है। फिर जो वैल्यू है, वैल्यू 1 से बड़ी है, मान लीजिए 2, मान लीजिए 3 या 4, तो m इक्वल टू -3 एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लूँ। तो मुझे इससे एक चीज़ समझ में आ रही है कि माइनस है मतलब रियल तैयार हो रहा है, इन्वर्टेड तैयार हो रहा है और 3 टाइम्स तैयार हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट मस्ट बी क्लियरली बिटवीन 2f एंड f, है ना। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f एंड f ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड इमेज इज बियॉन्ड 2f, तभी जाकर ये डायग्राम बन सकती है, तभी जाकर ये डायग्राम बन सकती है यहाँ पर, राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट f, तो ये तो इन्फिनिटी पर चला जाएगा, तो इससे रिलेटेड वेरी हाई, वेरी हाई, तो इससे रिलेटेड कोई बात नहीं करनी है। यस, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड दैट ऑप्टिकल सेंटर इन बिटवीन, तो इसका इमेज बच्चों ऑन द सेम साइड तैयार हो जाता है और हाईली मैग्नीफाइड हो जाता है। लेकिन आपको पता है फिजिकली रेज अपीयर टू कम फ्रॉम दिस लोकेशन, मतलब रेज वहाँ से एक्चुअल में नहीं आ रही है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बात करें तो मुझे प्लस लेना पड़ेगा, क्योंकि जो इमेज तैयार हो रही है दैट इमेज इज अ वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज, तो प्लस, और नंबर जो होगा दैट इज ग्रेटर देन 1 होगा। मान लीजिए 3 में मान के चलता हूँ, m इक्वल टू +3, तो m इक्वल टू, अगर कोई मुझे m इक्वल टू +3 +4 दे दिए, तो +4 दे दिया, तो मुझे ध्यान में आ रहा है कि प्लस है तो वर्चुअल है, इरेक्ट है, और 4 है मतलब मैग्नीफाइड है। तो एक ही केस लेंस में बन सकती है जिसमें कॉन्वेक्स लेंस है और ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड सेंटर है। ऐसा मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि कॉन्केव में क्या होता है ना, कॉन्केव लेंस हमेशा छोटी इमेज ही तैयार करता है। कॉन्केव लेंस की एक स्पेशलिटी है, इसका मैग्निफिकेशन हर समय पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव मतलब वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल ही इमेज तैयार होने वाली है, और नंबर जो होगा लेस देन 1 ही होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल ये, फॉर एग्जाम्पल 1/4, फॉर एग्जाम्पल 2/4, कुछ इस तरीके से नंबर आने वाला है, राइट। तो कुछ इस तरीके से नंबर आने वाले, तो ये सारे के सारे प्लस आने वाले, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपको वो 6 डायग्राम जो है कॉन्वेक्स की वही याद रखना पड़ेगा, और कॉन्वेक्स में दो टाइम हमको मैग्निफिकेशन मिल चुका है। एक समय में मैग्निफिकेशन जो मिला था वो रियल रियल मैग्निफिकेशन था, रियल इमेज थी, है ना। और मैग्निफिकेशन मिला जब बिटवीन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f एंड f था, और दूसरा मैग्निफिकेशन जब मिला इस समय वर्चुअल मिला, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड दैट ऑप्टिकल सेंटर, इनके बीच में अगर आता है तो, और वर्चुअल इमेज फॉर्म हो जाती है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें दी गई है कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ट्रीटेड एज अ पॉजिटिव, कॉन्केव लेंस को निगेटिव, और प्लेन अगर है तो इन्फिनिटी। एपर्चर जो है, अगर ये लेंस है तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा दैट इज इफेक्टिव डायमीटर ऑफ लाइट ट्रांसमिटिंग एरिया कॉल्ड एज एपर्चर, ठीक है। ये पूरा ये इफेक्टिव डायमीटर। अभी इंटेंसिटी ऑफ लाइट प्रोपोर्शनल टू एपर्चर का स्क्वायर, जितना बड़ा एपर्चर होगा उतना ज़्यादा लाइट इसमें से पास होगा, राइट। इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एपर्चर स्क्वायर। पावर ऑफ लेंस तो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर, या फिर 100 डिवाइडेड बाय f इन सेंटीमीटर। इसका यूनिट होता है डायोप्टर। और कॉन्वेक्स लेंस का पावर है पॉजिटिव आता है, कॉन्केव का निगेटिव आता है, और प्लेन मिरर का कितना, प्लेन ग्लास का कितना आएगा, 0 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन नहीं है, एक एक्चुअली थियरी है न्यूटन्स फार्मूला से रिलेटेड। वो क्या है समझ लो, पहले तो फार्मूला समझ लो, ये बहुत ही ईजी होता है।
हम लोग जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं यहाँ से सेंटर से मेजर करते हैं, जैसे कि यहाँ से ऑब्जेक्ट जो है वो u डिस्टेंस पर है और इसकी इमेज जो है ये v डिस्टेंस पर है। लेकिन न्यूटन के अनुसार अगर हम लोग फोकल पॉइंट से अगर डिस्टेंस मेजर करते हैं तो फोकल पॉइंट से ऑब्जेक्ट x1 पर है और नेक्स्ट सेकंड फोकल पॉइंट से इमेज जो है वो x2 डिस्टेंस पर है। तो इसको सॉल्व करने के बाद फॉर्मूला वही होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। लेकिन डिस्टेंस जो है दैट नॉट मेजर्ड फ्रॉम पोल और सेंटर, दैट इज मेजर्ड फ्रॉम हियर f। तो वैल्यूज अगर रख देते हैं तो f की वैल्यू आपको लिखना है रूट ऑफ x1 x2। तो इसको ध्यान में ही रख दो, x1 एंड x2 आर मेजर्ड फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकंड फोकाई, राइट, फर्स्ट एंड सेकंड फोकाई। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या होती है, ये भी बहुत सही मेथड है, ये समझ लो। तो ये मेथड क्या है, ये मेथड ये होती है कि यस देख लीजिए क्या होता है। पहले तो मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट ले लिया और स्क्रीन रख दिया है। तो सबसे पहली ये कंडीशन होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है d, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 4f। 4f है क्यों, देखिए ये लेंस है और इसका ये 2f है, यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया तो इसका जो इमेज है यहाँ पर 2f पर ही तैयार होने वाला है और ऑफ सेम साइज तैयार होने वाला है। तो इसमें ये एक ही चीज़ ऐसी मिल रही है जहाँ पर डिस्टेंस मुझे 4f मिल रहा है दोनों के बीच का, ये मिनिमम डिस्टेंस है। तो अगर अगर इन दोनों के बीच का मतलब ऑब्जेक्ट और स्क्रीन में रख देता हूँ तो इनके बीच का डिस्टेंस अगर 4f है तो मुझे सिर्फ एक ही इमेज मिलने वाली है। तो अभी क्या होगा, अगर ये डिस्टेंस ग्रेटर देन 4f आता है तो मुझे लेंस की अलग अलग पोजीशंस पर दो इमेजेस मिल पाएगी। तो अगर ये डिस्टेंस इज ग्रेटर देन 4f है तो मुझे दो इमेजेस मिल पाएगी। जैसे कि मान लीजिए लेंस यहाँ पर है, तो लेंस यहाँ पर है तो ये जो सॉलिड लाइन दिख रही है इसकी वजह से एक इमेज तैयार हो चुकी है, ये I1। और अगर मैंने लेंस को शिफ्ट कर दिया यहाँ पर, तो अगर लेंस को जैसे शिफ्ट कर दिया तो जो रेज आ रही है डॉटेड पार्ट में दिख रही होगी, इसने एक सेकंड इमेज तैयार कर दिया यहाँ पर। तो मुझे स्क्रीन पर पहली पोजीशन के लिए इमेज I1 मिल रही है और सेकंड पोजीशन ऑफ लेंस के लिए इमेज I2 मिल रही है। तो लेंस को मैंने डिस्प्लेस करा दिया बाय x, तो ये x इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मूला फॉर फोकल लेंथ इज d स्क्वायर माइनस दैट एक्स स्क्वायर। एक्स मतलब देखिए फर्स्ट पोजीशन ऑफ लेंस सेकंड पोजीशन ऑफ लेंस, तो कई बार ऐसे होता है कि फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन दी जाती है तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज वैल्यू एक्स और डिवाइडेड बाय 4d, ये फॉर्मूला आ गया। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट का अगर साइज पूछा जाए तो फर्स्ट इमेज और सेकंड इमेज इनकी हाइट बताई जाती है। तो ऑब्जेक्ट साइज इज रूट ऑफ I1 एंड रूट ऑफ I2। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है बच्चों, इसको डायरेक्टली आप लर्न करके रख दो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसे कि इस पर एक क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन इज 100 सेंटीमीटर। तो इन्होंने सीधे सीधे 100 सेंटीमीटर मतलब कैपिटल डी दिया है। कैन प्रोड्यूस रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन फॉर टू डिफरेंट पोजिशंस बिटवीन द स्क्रीन एंड ऑब्जेक्ट। द डिस्टेंस बिटवीन टू पोजिशंस इज 40, मतलब इन्होंने x की वैल्यू 40 दे दी है। द पावर ऑफ लेंस क्लोज टू n/100d, ठीक है। तो अभी f का फॉर्मूला है डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4d, राइट। तो देख लीजिए बच्चों यहाँ पर f इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 4d। तो इन्होंने d क्या क्या बता दिया है, d बता दिया है इन्होंने 100 का स्क्वायर। अभी अभी ये हम पर डिपेंड होता है, समझ लो इसको, ये हम पर डिपेंड होता है क्योंकि अगर पावर मुझे निकालना है तो पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। तो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर, तो 4d डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ले लेता हूँ। तो सारा के सारा मीटर में मैं इस्तेमाल करूँगा। 4 इंटू डी बताया 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, तो डी 1 मीटर इसका स्क्वायर माइनस एक्स कितना बताया बच्चों 40 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर मतलब 0.4 का स्क्वायर। तो 4 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.16 आ गया यहाँ पर। तो 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.16 कितना आ गया, 0.84 आ गया, राइट, 0.84। तो इसको 400 डिवाइडेड बाय 84 करवा दो। तो ये तो अभी सॉल्विंग वाला किस्सा रह गया। 400 डिवाइडेड बाय 84 अगर करना है तो नंबर, अच्छा डिवाइडेड बाय 100 में पूछा गया n डिवाइडेड बाय 100, तो कैसे 100 कर दिया जाए।
100 को कैसे दिखाया जाए? 100 तो किससे मल्टीप्लाई करें ताकि 100 के क्लोजर वैल्यू है? तो पूरा ही डिवीजन एक बार अगर करवा दे, अप्रॉक्सीमेटली अगर बात करूँ, अप्रॉक्सीमेटली भी नहीं होगा, अप्रॉक्सीमेटली भी नहीं होगा। इसका आंसर कितना है देख लेता हूँ। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। n बाई 100 124 476.2 दिया है, मतलब n की वैल्यू 476 दी गई है। एक बार देख लो बच्चों, ये थोड़ा सा मतलब सॉल्विंग ही ज़्यादा आ रहा है, बट अदरवाइज कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। देख लो, इसका आंसर 476.2 है, तो ऐसे इंटीजर में 476 ओके हो जाएगा। ठीक है, नीचे 100 आना चाहिए। समझ लो इसको, क्या करना है, नीचे मुझे 100 देना है, तो उसके हिसाब से ऊपर की वैल्यू आने वाली है। ऑलरेडी हमारे पास ये आंसर आ चुका था, ऑलरेडी हमारे पास ये आंसर आ चुका था। कौन सा आ चुका था? जैसे कि ये, तो ऑलरेडी मेरे पास 400 डिवाइड बाई 84 था ही। इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लो ताकि नीचे 100 आ जाए और ऊपर की वैल्यू जो होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पर काम करना है, तो ये सिंपल सिंपल है। अगर मैं एक से ज़्यादा लेंस इस्तेमाल करता हूँ तो उनके पावर मुझे यहाँ पर ऐड कराना है। तो लेंसेज इन कॉन्टैक्ट अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ तो पावर ऐसे ऐड करना है, P1 प्लस P2 प्लस P3। ये लेंसेज जो है बच्चों, लेंसेज इन कॉन्टैक्ट है, लेंसेज जो है इन कॉन्टैक्ट है। लेकिन एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि फोकल लेंथ फॉर कॉन्वेक्स इज पॉजिटिव एंड फोकल लेंथ फॉर कॉन्केव इज निगेटिव। तो पावर के बारे में बात करें तो पावर कॉन्वेक्स का पॉजिटिव आएगा और कॉन्केव का जो है बच्चों निगेटिव आने वाला है। तो पावर ये आ गया 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। फोकल लेंथ हम लोग इस तरीके से लेना है, जैसे कि एक लेंस है, दूसरा लेंस है, तीसरा लेंस है, तो इनकी फोकल लेंथ कैसे निकल पाएगी? कॉमन इफेक्टिव, तो 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1। और मैग्नीफिकेशन जो है उनका प्रोडक्ट करना चाहिए। मैग्नीफिकेशन जो हमने निकाला था ना, HI/HO या फिर V/U, तो यस, हर एक का मैग्नीफिकेशन जो होगा वो उसका प्रोडक्ट करना है, तो टोटल मैग्नीफिकेशन मिलेगा। दो लेंस पर ही मोस्टली क्वेश्चन आता है, 1/f1 प्लस 1/f2 या फिर F इक्वल टू F1 F2 बाई F1 प्लस F2। लेकिन फिर वापस से वही चीज़ बोल रहा हूँ मैं आपको, कॉन्वेक्स अगर है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव और कॉन्केव है तो फोकल लेंथ निगेटिव। फिर जो रिजल्ट मिल रहा है, अगर रिजल्ट पॉजिटिव मिल रहा है तो एंटायर कॉम्बिनेशन विल बिहेव एज अ कॉन्वेक्स। अगर आंसर निगेटिव मिल रहा है तो एंटायर कॉम्बिनेशन विल बिहेव एज अ कॉन्केव। प्लस माइनस साइन पर डिपेंड है, और पावर P1 प्लस P2। चलो, इफ टू लेंस ऑफ इक्वल फोकल लेंथ बट ऑफ अपोजिट नेचर आर इन कॉन्टैक्ट, तो ऑब्वियस है 1/f इज इक्वल टू 1/, तो f और 1/, प्लस 1/, माइनस f, तो ये आ गया 0, तो f इक्वल टू इन्फिनिटी आ गया। तो ये प्लेन की तरह काम करेगा, प्लेन ट्रांसपेरेंट ग्लास की तरह काम करने वाला है। ओके, अभी अगर दो लेंस एक दूसरे से थोड़ा सेपरेशन पर हो, और मैं क्लियरली बताना चाहूँगा कि ये थ्योरी तभी एप्लीकेबल है जब पैरेलल रेज यहाँ पर इंसिडेंट होती है, अदरवाइज नहीं होगा। तो पैरेलल रेज अगर आती है तो आपको इन दोनों कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ आएगा 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1f2। 1/f1 का मीनिंग P1, 1/f2 का मीनिंग P2, ये माइनस साइन, और d, P1 और P2 इनका प्रोडक्ट यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, कटिंग ऑफ लेंस, यस, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कटिंग ऑफ लेंस में क्या होगा, जैसे कि ये मान लीजिए एक लेंस है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 इक्वल टू प्लस आर है और R2 इज इक्वल टू माइनस आर मान के चलता हूँ। मैं इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ले लेता हूँ, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। तो अगर मैं इसको वर्टिकली कट करवा देता हूँ, तो कट कराने के बाद फोकल लेंथ देख लीजिए क्या होगा। ऐसे क्यों होगा? तो देखिए, ओरिजिनल फार्मूला था 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1/r माइनस 1/r, तो ये 2/r, इसका इसका रिजल्ट ऐसे आने वाला था। अच्छा, इससे रिलेट किसी भी एक का रिजल्ट निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर ये अगर R1 है तो R1 का वैल्यू इन्फिनिटी और R2 का वैल्यू माइनस आर, तो 1/f डैश ले लेता हूँ, म्यू माइनस 1, 1/r1
-1/r2। तो ये कितना आ गया, μ-1 डिवाइडेड बाय r, 1/f डैश। तो यहाँ पर देख लीजिए ना, μ-1/r, अगर इसको मैं लिख देता हूँ 1/2f इज इक्वल टू μ-1 डिवाइडेड बाय r। तो f डैश की वैल्यू मिल गई 2f। तो आपको नोट क्या करना है, ध्यान में क्या रखना है, इसको अगर वर्टिकली ऐसे कट कराया जाए तो जो हर एक पार्ट मिल रहा है इसका फोकल लेंथ मिल गया ट्वाइस है, और पावर जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है। तो ओरिजिनल अगर पावर p है तो इसका पावर हाफ हो जाएगा, पावर चेंज हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है, ये अगर इसका अगर फोकल लेंथ 50 है, फोकल लेंथ 50 है तो कट करने के बाद ये 100 हो जाएगा, इसका भी 100 हो जाएगा, और पावर है तो पावर हाफ हाफ हो जाएगा। फिर हम लोग अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस को कट करा दे तो फोकल लेंथ वही रहने वाला है और पावर भी बच्चों उतना ही रहने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन दोनों लेंस को अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ कुछ इस तरीके से, तो इसका इफेक्टिव फोकल लेंथ जो होगा, इफेक्टिव फोकल लेंथ, ये आने वाला है इन्फिनिटी। क्योंकि आप इसको थोड़ा प्रिज्म की तरह मान लो, ये एक प्रिज्म है और ये दूसरा प्रिज्म है। पैरेलल रेज अगर आती है तो ये पैरेलल ही होकर निकलने वाली है, ये ऑलमोस्ट एक दूसरे के बिहेवियर को कैंसिल करा देती है और लाइट को सीधे सीधे पास करवा देती है। तो इनको दोनों को ब्रेक करने के बाद अगर ऐसा कॉम्बिनेशन आता है तो आपको फोकल लेंथ इसका लिखना है इन्फिनिटी, और पावर अगर बात करें तो पावर आएगा 0। राइट, क्लियर है। और अगर ऐसे कॉम्बिनेशन जोड़ दिया जाए तो यस 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 दैट इज इक्वल टू 2/f। तो f इज इक्वल टू f/2। कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। अगर ये कॉम्बिनेशन इन दोनों को अगर ऐसा कर दिया जाए कनेक्ट, तो कॉम्बिनेशन किस तरीके से है उस तरीके से आपका आंसर जो है चेंज होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, ये भी एक क्वेश्चन है जो कि एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। हमने तो इसको कट करा दिया, तो इसका फोकल लेंथ है, देख लीजिए यहाँ पर फोकल लेंथ क्या होगा, ये हर एक टुकड़ा जो है इसका फोकल लेंथ ट्वाइस है और इसका भी फोकल लेंथ ट्वाइस है। तो जब हम इस तरीके से कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं तो 1/f इज इक्वल टू 1/that ट्वाइस एफ प्लस 1/ट्वाइस एफ दैट इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई ट्वाइस एफ दैट इज इक्वल टू 1/f। तो इसका फोकल लेंथ f है, इसके टुकड़े करने के बाद में जो कॉम्बिनेशन आ रहा है इसका भी फोकल लेंथ f और इसका भी फोकल लेंथ f ही आने वाला है। और यहाँ पर देख लीजिए f/2 जो अभी सॉल्व करा के दिया था, और इसका देख लीजिए इन्फिनिटी। फिर नेक्स्ट चीज़ क्या है देख लीजिए, लेंस इज मेड अप ऑफ सेवरल मटेरियल। तो जितने मटेरियल हो गए उतने इमेजेस तैयार होगी, लेकिन मटेरियल इस तरीके से होना चाहिए। यहाँ पर देखिए μ1 μ2 μ3 μ4 μ5, अलग अलग 5 मटेरियल मैंने इस्तेमाल कर लिया यहाँ पर। लेकिन अगर यही चीज़ मैं ऐसा लूँ तो ये अलग मटेरियल से बना हुआ है और ये अलग मटेरियल से बना हुआ है और ये रेज आ रही है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर एक ही इमेज तैयार होने वाली है। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन में आपकी एक ही इमेज तैयार होने वाली है, एक ही फोकल लेंथ आने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। लेकिन यहाँ पर बच्चों देख लीजिए, इस टाइप के कॉम्बिनेशन में जितना मटेरियल उतना नंबर ऑफ इमेजेस है। कई बार तो क्या कर देते हैं, ये मटेरियल μ1 दे देते हैं, नीचे का मटेरियल μ1 दे देते हैं और बीच का मटेरियल μ2 दे देते हैं। तो मटेरियल कितना है, लग रहा है हमको 3 मटेरियल है, लेकिन नहीं, ऊपर वाला और नीचे वाला मटेरियल सेम है, तो इसमें 2 ही मटेरियल है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना आएगा, 2 ही आने वाला है। राइट, चलिए आगे क्वेश्चन करवा लेते हैं। एक टू identical thin biconvex lenses of focal length 15 and refractive index 1.5 are in contact में रखा है with each other. The space between the lens is filled with a liquid of refractive index 1.25. तो चीज क्या हो रही है समझ लो, यहाँ पर ये एक लेंस है और ये दूसरा लेंस है, दीज आर इन कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट में है और इसके बीच में लिक्विड डाल दिया है। एक का फोकल लेंथ, ऑब्वियसली इसका फोकल लेंथ है, इन्होंने बताया है 15 सेंटीमीटर, इसका भी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, लेकिन सिर्फ बीच का जो लिक्विड है इसका फोकल लेंथ हमें पता नहीं है। तो उसके पहले हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर पर काम शुरू कर देते हैं।
क्योंकि इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। इक्वी कॉन्वेक्स कैसे बताया जाए, टू आइडेंटिकल थिन बाई कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, द स्पेस बिटवीन द लेंसेस इज फील्ड। तो इसमें बताया नहीं गया इक्वी कॉन्वेक्स है, लेकिन उसको वैसे ही मान के चलना पड़ेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो क्या कर लेते हैं इसके लिए, 1/f इज इक्वल टू, अभी आप सोच रहे हो कि सर इधर तो एयर है और इधर लिक्विड है, तो बिल्कुल नहीं ध्यान देना इस पर। हम लोग को इस तरीके से समझना है कि जैसे एक लेंस, ये दूसरा लेंस और ये तीसरा लेंस, दीज आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। तो एयर में अगर ये होते तीनों के तीनों, तो इनकी फोकल लेंथ जो होती वो एयर के हिसाब से होती। तो यहाँ पर जो 15 दिया गया है दैट इज कंपेयर्ड विद रिस्पेक्ट टू एयर, राइट। तो फॉर्मूला देख लीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस -1, और यहाँ पर मैं 2/r ले लेता हूँ। अच्छा 2/r क्यों लेना है, तो R1 इक्वल टू प्लस R और R2 इज इक्वल टू माइनस R। तो जब हम इसमें रखना शुरू कर देते हैं, भले मैं रख देता हूँ, अगर किसी को फिलहाल कन्फ्यूजन और हो तो 1/r -1/-r, तो देख लीजिए 0.5 इंटू यहाँ पर आ गया 2/r, 1/f तो 15 है। तो इससे क्या पता चल रहा है, तो 1/15 इज इक्वल टू 1/r आ जाएगा ये, तो r की वैल्यू आ गई 15 सेंटीमीटर, ठीक है, r की वैल्यू आ गई 15 सेंटीमीटर। चलिए अभी फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड निकालते हैं। तो फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड के हिसाब से बात करें तो ये जो लिक्विड है इसका R1 जो होगा वो होगा -15 और R2 जो होगा वो होगा +15 सेंटीमीटर। तो 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ दैट लिक्विड इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड माइनस, देखिए ये लिक्विड है, आपको लग रहा होगा कि सराउंडिंग ग्लास है, तो ग्लास नहीं है, इसको एयर में इंडिपेंडेंट आप निकाल दो बाहर, तो सराउंडिंग एयर ही मान के चलिए। और यहाँ पर 1/r1 -15 -1/r2 +15, तो ये हो गया यहाँ पर 0.25 इंटू यहाँ पर -2/15, तो 1/25 मतलब 0.25 मतलब 1/4, और ये -2/15, तो ये आ गया -30। सो फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड इज -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर। तो अभी पूछा गया है फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, तो फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन पहला वाला, फिर दूसरा, देख लीजिए ये फर्स्ट, ये सेकंड, और फिर लिक्विड जो था, लिक्विड फर्स्ट सेकंड तो सेम ही है, इज इक्वल टू 2/f + 1/fl। तो 1/f इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन 2 डिवाइड बाई ये 15 आ गया, और यहाँ पर प्लस 1/-30 आ गया, तो 2/15 -1/30 आ गया। तो इसको लिख सकते हैं 4/30 और ये -1/30, दैट इज इक्वल टू 3/30। तो f की वैल्यू आ चुकी है 10 सेंटीमीटर, मतलब ये पूरा के पूरा कॉम्बिनेशन 10 सेंटीमीटर की तरह बिहेव करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 121, यस 10 की तरह बिहेव करने वाला है टोटल कॉम्बिनेशन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, एन ऑब्जेक्ट is placed in front of two thin symmetric coaxial lenses L1 and L2 of focal length 24 and 9, ठीक है। The distance between two lenses is 10 centimeter and the object placed 6 centimeter away from the lens L1 as shown in the figure. The distance between object and image formed by the system of two lenses is, अभी इस टाइप में तो इंडिविजुअल पर काम करना होता है। इंडिविजुअल पर क्यों काम करना है, मैंने आपको पहले बता दिया था कि इसका कॉम्बिनेशन लेंस का नहीं निकालता आएगा फिलहाल, क्योंकि अगर पैरेलल रेज आ रही है तो ही ये कॉम्बिनेशन 1/f1 + 1/f2 - d/f1/f2 चलता था। लेकिन यहाँ पर हम लोग इंडिविजुअल, इजी है क्वेश्चन, कोई डिफिकल्ट नहीं है, समझ लो। हम लोग पहले लेंस L1 सिस्टम पर काम करेंगे। तो लेंस L1 सिस्टम के हिसाब से अगर बात करें तो ऑब्जेक्ट जो है ये 6 सेंटीमीटर पर है, तो u इक्वल टू -6 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। और फोकल लेंथ f1 जो है वो 24 सेंटीमीटर दिया है। तो हमारा जो फॉर्मूला है 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f का इस्तेमाल करते हैं। 1/v - 1/, दिस इज -6, दिस इज 1/24। तो 1/v ये प्लस आ गया और उस साइड में जाएगा तो वापस से माइनस हो जाएगा, -1/6। तो 1/24 माइनस 4/24, तो -3/24, तो ये आ गया
1/8, तो दैट इज v इज इक्वल टू -8 सेंटीमीटर। तो -8 से क्या पता चल रहा है? -8 से पता ये चल रहा है कि ऑब्जेक्ट जिस साइड में है उसी साइड में 8 सेंटीमीटर पर इमेज फॉर्म हो चुकी है। तो जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज फॉर्म हो चुकी है। -8 का मतलब देखिए डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम दिस ऑप्टिकल सेंटर, तो ये -6 था, तो ये -8 आने वाला है। तो अभी सेकंड लेंस के पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। तो सेकंड लेंस L2 अगर बात करें तो L2 को क्या दिख रहा है? ऑलरेडी ये डिस्टेंस 10 था और इमेज कहीं यहाँ पर तैयार हो गई है 8 सेंटीमीटर पर। तो लेंस L2 से ये 10 + 8 दैट इज 18 सेंटीमीटर पर, 18 सेंटीमीटर पर ये नया ऑब्जेक्ट की तरह काम करने वाला है। 18 सेंटीमीटर पर यह ऑब्जेक्ट की तरह, मतलब ये एक्चुअली दिस इज इमेज क्रिएटेड बाय लेंस L1 एंड दिस I1 विल ट्रीट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर L2। ठीक है, तो अभी इससे बात करते हैं। ये जो है इसका फोकल लेंथ होगा 9 सेंटीमीटर, फिर वापस से 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v माइनस 1/, तो क्योंकि लेंस के लेफ्ट साइड में है तो -18 यहाँ पर लेना पड़ेगा, तो -18 इज इक्वल टू 1/, यहाँ पर 9 डाल देता हूँ। फिर कितना है 1/v इज इक्वल टू 1/9, क्योंकि यहाँ पर तो प्लस हो गया लेकिन उस साइड में जाते जाते ये माइनस हो गया, -1/18। तो 2/18 माइनस 1/18 दैट इज 1/18, तो 1/v v इज इक्वल टू 18। अच्छा 18 का मतलब क्या हो गया? 18 का मतलब ये हो गया कि ये लेंस के इस साइड में ये 18 सेंटीमीटर पर हो गया। अच्छा आप बोलोगे सर ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत थी क्या? तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि देख लीजिए इसका फोकल लेंथ है 9, तो फोकल लेंथ f अगर 9 है तो ये 2f पर आ गया है। तो अगर 2f पर आ गया है तो इधर भी ये 2f पर ही इसका आंसर मिलना चाहिए था। तो इस लेंस के अगर इस साइड में ये फोकल लेंथ अगर 9 है तो 2f का मीनिंग हो गया 18। तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी, तो ये 18 है तो ये राइट में भी 18 आने वाला है। तो अभी फाइनल अगर बात करें तो इस लेंस से 18 सेंटीमीटर राइट में फाइनल इमेज तैयार हो गई है, फाइनल इमेज। और ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर था, तो टोटल डिस्टेंस कितना? ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस पूछा गया है, तो ये 6 + 10 16 + 18, मतलब 16 + 18 34, तो 34 इसका आंसर मिलना चाहिए, 34 सेंटीमीटर 111, यस 34 आंसर करेक्ट है। तो बस यही क्वेश्चन है बच्चों, यही बस इसी तरीके से लेंस और लेंस के कॉम्बिनेशन पर क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसको। As shown in the figure, the combination of thin plane concave lens and thin plano convex lens is used to form an image of an object placed at infinity. ठीक है, radius of curvature of both lenses is 30. Refraction of material for both lenses 1.75. Both lenses are placed at distance of 40. Okay. Due to combination, the image of an object formed is at distance x. तो यहाँ पहले से फर्स्ट से करना है, तो आपको चाहिए तो इसका कॉम्बिनेशन आप करा सकते हो फोकल लेंथ का, लेकिन फोकल लेंथ निकालोगे कैसे? क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात किया गया। चलिए हम लोग एक एक पर काम करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले इसको लेंस L1 और इसको लेंस L2 बोल देता हूँ। तो L1 के बारे में बात करें तो 1/, फोकल लेंथ ऑफ 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस 1.75 - 1 डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पर समझ लीजिए ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है जो कि इन्फिनिटी है, राइट। तो यहाँ पर 1/∞ माइनस, फिर दूसरा जो बात किया गया ये जो कर्वेचर है रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 इज इक्वल टू, ये माइनस आ जाएगा, कितना आ जाएगा? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है तो -30 आ जाएगा। तो मुझे यहाँ पर लिखना है 1/, दैट इज़ -30। सॉल्व करने के बाद यहाँ पर 0.75 दिखेगा और यहाँ पर 1/30 दिखने वाला है। तो फोकल लेंथ 1 इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई ये 0.75 आने वाला है। तो 0.75 कितना होता है? तो 3/4 होता है, समझ में आ रहा है? 3/4 जो है 0.75 होता है, तो यहाँ पर 3/4, तो ये बच्चों देखिए ये 10 और ये 40 सेंटीमीटर आ गया। तो पहले का फोकल लेंथ मुझे 40 सेंटीमीटर मिल चुका है, राइट। तो पहला जो लेंस है, पहला लेंस कहाँ पर इमेज तैयार करेगा?
तो u इक्वल टू है इन्फिनिटी, तो v कितना आने वाला है? तो चलिए 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो मुझे f 40 प्लस मिल गया है, तो प्लस ही इस्तेमाल करूँगा मैं यहाँ पर। तो 1/v इज इक्वल टू 1/40 सेंटीमीटर मिल चुका है। यहाँ कुछ R1 एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पर गड़बड़ हो चुका है। क्या गड़बड़ हो चुका है बच्चों? क्या गड़बड़ हो चुका है मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने थोड़ा सा यहाँ पर गलत कर दिया। देखिए ये जो सरफेस है ना, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट में है, तो ये R2 जो है बच्चों ये +30 होने वाला है। तो ये +30 होना चाहिए था यहाँ पर, तो ये माइनस आ गया, ये माइनस आना चाहिए, ये माइनस आना चाहिए। तो v इक्वल टू ये -40 सेंटीमीटर आना चाहिए, -40 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो इमेज कहाँ से तैयार होगा? ये यहाँ से ऑब्जेक्ट आ रहा है, सॉरी ये इनफाइनाइट डिस्टेंस से इंफॉर्मेशन आ रही है, तो ये कुछ इस तरीके से डाइवर्ज हो जाएगा और इमेज यहाँ पर तैयार होने वाली है -40 सेंटीमीटर पर। ठीक है, -40 सेंटीमीटर पर यहाँ पर तैयार होने वाली है। अच्छा, अभी दूसरे लेंस के बारे में बात करते हैं। तो दूसरे लेंस का फोकल लेंथ भी निकाल देते हैं पहले तो दूसरा लेंस के बारे में बात करते हैं। ये दूसरा लेंस इस तरीके से, तो R1 इज इक्वल टू +30 आएगा और R2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी आएगा। तो 1/f इज इक्वल टू, वापस से वही चीज़, 1.75 माइनस 1/R1 और 1/ यहाँ पर इन्फिनिटी R2। तो ये 0.75 इंटू 1/30 आ चुका है। तो ये 3/4 इंटू 1/30 दैट इज इक्वल टू अगेन 1/40। तो फोकल लेंथ आ गया +40, यहाँ पर सेकंड का +40 आ चुका है। तो अभी सेकंड के हिसाब से बात करूं तो ऑब्जेक्ट है कहाँ पर? तो समझ लो इनके बीच का डिस्टेंस है 40 और ऑब्जेक्ट यहाँ पर तैयार हुआ है 40 पर, पहले से इससे 40 पर तैयार हो चुका है यहाँ पर। तो इस लेंस से अगर बात करें तो 40 + 40 80 पर, मतलब यहाँ पर 80 सेंटीमीटर पर, क्योंकि पहले वाले लेंस ने जो इमेज क्रिएट की है that image will act as an object for this lens, image will act as an object for this lens। तो ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। अच्छा, इसका फोकल लेंथ तो 40 है, इसका फोकल लेंथ तो 40 है, तो फोकल लेंथ 40 अगर है तो ये ट्वाइस एफ पर रखा गया है, तो ये फाइनल इमेज इसकी ऑब्वियसली ट्वाइस एफ पर ही आने वाली है, मतलब 80 सेंटीमीटर पर आने वाली है, राइट। अभी क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस x फ्रॉम कॉन्केव लेंस। तो कॉन्केव लेंस कहाँ पर रख दिया है? कॉन्केव लेंस कहाँ पर रख दिया वो समझ लो। कॉन्केव लेंस 40 सेंटीमीटर पर है, मतलब कॉन्केव लेंस यहाँ पर रखा है। तो यहाँ से आगे इमेज का डिस्टेंस ये 40 प्लस ये 80, 120 सेंटीमीटर होना चाहिए, 116, यस 120 सेंटीमीटर होना चाहिए। चलिए ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना काफ़ी होगा। अगली सीरीज़ में हम लोग मोस्टली काम करने वाले हैं प्रिज्म पर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।